वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। अब हम इस पूरी और गहरी जानकारी को सबसे सरल हिंदी भाषा में समझेंगे, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। यहां पर दिए गए पूरे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या का हिंदी अनुवाद और विस्तृत जानकारी दी गई है। लेखांकन अकाउंटिंग का सरल परिचय। नमस्ते, मेरा नाम जैमिनी है और मैं आपका शिक्षक हूं। हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग, लेखांकन। इसे बिजनेस की दुनिया की भाषा कहते हैं। एक, लेखांकन का पुराना रूप, ओल्ड रोल। पुरानी सदियों में, ओवर द सेंचुरीज, अकाउंटिंग का काम बहुत छोटा था। अकाउंटेंट, लेखाकार, बस एक रिकॉर्डर होता था। उसका मुख्य काम फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस, वित्तीय रिकॉर्ड रखने का कार्य करना था। इसका मतलब है कि वो बस एक बड़ी लेजर, बही खाता में हर ट्रांजैक्शन, लेन देन को लिखता था, जैसे आज 10 कुर्सियां बेची या किराया दिया। इसे ही बुक कीपिंग, पुस्तपालन कहते थे। यह काम केवल यह बताता था कि क्या हुआ। 2, बदलाव की जरूरत और नया काम, द शिफ्ट। आजकल बिजनेस की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अब कंपनियां बड़ी हो गई हैं और उन्हें तुरंत बड़े डिसीजंस, निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए पुराने अकाउंटेंट को अपना काम रीअसेस, पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। अकाउंटेंट का काम अब केवल मेयर रिकॉर्डर, सिर्फ रिकॉर्ड करने वाला रहने से बदलकर डिसीजन मेकिंग टीम, निर्णय लेने वाली टीम को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, प्रासंगिक जानकारी देने वाले सदस्य का हो गया है। उदाहरण, पुराना अकाउंटेंट, पिछले महीने हमने 1 लाख रुपए की कुल बिक्री की, बस रिकॉर्ड कर दिया। नया अकाउंटेंट, पिछले महीने 1 लाख रुपए की बिक्री हुई, लेकिन प्रोडक्ट ए से 80,000 रुपए का प्रॉफिट लाभ हुआ और प्रोडक्ट बी हमें लॉस, नुकसान दे रहा है। हमें प्रोडक्ट बी को बंद कर देना चाहिए। जानकारी दी जिससे बेहतर डिसीजन लिया गया। इस तरह अकाउंटिंग आज बुक कीपिंग, पुस्तपालन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने से कहीं ज्यादा है। 3, लेखांकन के नए और रोमांचक क्षेत्र, न्यू ग्रोथ एरियाज। आजकल अकाउंटेंट कई रोमांचक और खास ग्रोथ एरियाज, विकास क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। फोरेंसिक अकाउंटिंग, फोरेंसिक लेखांकन। यह वित्तीय जासूसी, फाइनेंशियल डिटेक्टिव वर्क है। फोरेंसिक अकाउंटेंट किसी कंपनी में होने वाले क्राइम्स, अपराधों जैसे कि फ्रॉड, धोखाधड़ी, कंप्यूटर हैकिंग या इंटरनेट पर हुई पैसों की चोरी, थेफ्ट ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन द इंटरनेट की जांच करते हैं। वे पैसों के डिजिटल ट्रेल, डिजिटल निशान को ढूंढते हैं। उदाहरण, अगर कंपनी के बैंक खाते से चोरी हो गई है तो यह अकाउंटेंट पता लगाएगा कि पैसा कहां गया और कोर्ट के लिए सबूत, एविडेंस इकट्ठा करेगा। ई कॉमर्स, ये ऑनलाइन व्यापार है। ई कॉमर्स अकाउंटेंट ऑनलाइन बिक्री के लिए वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स, वेब आधारित भुगतान प्रणाली को डिजाइन करने में मदद करते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, लेन देन को सही से ट्रैक करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। यह लोगों या कंपनियों को भविष्य के लिए पैसों की योजना बनाने में मदद करता है, जैसे रिटायरमेंट के लिए बचत करना या सही जगह पर इन्वेस्टमेंट, निवेश करना। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, पर्यावरण लेखांकन। यह कंपनी के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर, इम्पैक्ट को पैसों के हिसाब से मापता है। यह पता लगाता है कि पोल्यूशन, प्रदूषण करने या वेस्ट, कचरा फैलाने में कंपनी का कितना कॉस्ट खर्च आ रहा है और इको फ्रेंडली, पर्यावरण अनुकूल बनने से कितना फायदा होगा। 4, लेखांकन एक सूचना प्रणाली, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। जब अकाउंटिंग लोगों को बेहतर डिसीजंस, निर्णय लेने के लिए जानकारी, इंफॉर्मेशन देती है, तो इसका महत्व इतना बढ़ गया कि इसे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचना प्रणाली का दर्जा दे दिया गया। सूचना प्रणाली के तौर पर अकाउंटिंग 3 काम करती है। 1, कलेक्ट्स डेटा, डेटा इकट्ठा करना। ये पहले सभी कच्चे डेटा, आंकड़ों को जमा करती है, जैसे हर बिक्री की रसीद। 2, कम्युनिकेट्स इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, आर्थिक जानकारी देना। फिर ये उस डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलकर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वित्तीय रिपोर्ट के रूप में लोगों को देती है। 3, टू अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स, कई अलग अलग उपयोगकर्ताओं को। यह जानकारी बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं, जिनके डिसीजंस एंड एक्शंस, निर्णय और कार्य कंपनी के परफॉर्मेंस, प्रदर्शन से जुड़े होते हैं। उपयोगकर्ता, यूजर्स के उदाहरण, मैनेजर, प्रबंधक, ये जानने के लिए कि कौन सा स्टोर अच्छा चल रहा है। इन्वेस्टर्स, निवेशक, यह तय करने के लिए कि क्या उन्हें कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। बैंक, ये देखने के लिए कि क्या कंपनी उनका लोन वापस चुका पाएगी। इसलिए अकाउंटिंग का नेचर, प्रकृति, नीड, आवश्यकता और स्कोप, दायरा आज ये है कि ये बिजनेस की एक ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो सही डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में मदद करती है। क्या आप इन कॉन्सेप्ट्स को और अधिक विस्तार से समझना चाहेंगे?
वाह, ये तो सीखने का एक शानदार तरीका है। अब हम अकाउंटिंग की इस पूरी और गहरी डेफिनेशन परिभाषा को सबसे सरल हिंदी भाषा में समझेंगे, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। मैं हर पॉइंट बिंदु को समझाऊंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। यहां पर दिए गए पूरे एक्सप्लेनेशन व्याख्या का हिंदी अनुवाद और विस्तृत जानकारी दी गई है। लेखांकन की परिभाषा का विकास, एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग डेफिनेशन। अकाउंटिंग लेखांकन क्या है, इसे समझने के लिए हमें 3 अलग अलग समय की परिभाषाओं को देखना होगा। ये परिभाषाएं बताती हैं कि समय के साथ अकाउंटेंट लेखाकार का काम कैसे और क्यों बदलता गया। 1. 1941 की परिभाषा, द क्लासिक डेफिनेशन। 1941 में AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने अकाउंटिंग को एक आर्ट कला कहा था। इसका मतलब था कि ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि इसमें समझदारी और कौशल, स्किल की भी जरूरत होती है। इस परिभाषा के अनुसार अकाउंटिंग का काम है 1. रिकॉर्ड करना, बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है उसे लिखना। 2. क्लासिफाइंग, वर्गीकरण करना, एक जैसी चीजों को एक साथ समूह, ग्रुप में रखना। उदाहरण, आपने इस महीने 3 बार किराया दिया, उन तीनों को रेंट एक्सपेंस, किराया खर्च के समूह में डाल दिया। 3. समराइजिंग, सारांश बनाना, सभी समूहों को मिलाकर एक छोटी साफ सुथरी रिपोर्ट बनाना जिससे पूरा हाल एक नजर में दिख जाए। 4. इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के रूप में, ये सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करता है जिन्हें मनी, पैसा में मापा जा सकता है। 5. इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स, परिणामों की व्याख्या करना, सबसे जरूरी। आखिरी रिपोर्ट को देखकर बताना कि कंपनी ने प्रॉफिट, लाभ कमाया या लॉस, नुकसान हुआ और इसका क्या मतलब है। ये परिभाषा थोड़ी पुरानी थी, पर इसने हमें बुक कीपिंग, पुस्तपालन के आधारभूत स्टेप्स, चरण सिखाए। 2. 1966 और 1970 की परिभाषाएं, द मॉडर्न व्यू। जैसे जैसे बिजनेस और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बड़ी हुई, अकाउंटिंग का काम केवल रिकॉर्ड रखने से हटकर जानकारी देने पर आ गया। 1966 AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। इस परिभाषा ने अकाउंटिंग को एक प्रोसेस, प्रक्रिया कहा जिसका मुख्य काम कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, आर्थिक जानकारी देना है। क्यों? ताकि यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जानकारी के उपयोगकर्ता, अच्छे इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस, सूचित निर्णय ले सकें। इसका मतलब है कि अब अकाउंटेंट सिर्फ लिख नहीं रहा, बल्कि कम्युनिकेशन, संचार कर रहा है। 1970 AICPA, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड। इस परिभाषा ने इस बात पर जोर दिया कि अकाउंटिंग का काम क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, संख्यात्मक जानकारी देना है जो प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर, मुख्य रूप से वित्तीय प्रकृति की हो। यह जानकारी इकोनॉमिक एंटिटीज, आर्थिक संस्थाओं के बारे में होनी चाहिए और इसका उद्देश्य मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होना चाहिए। सरल भाषा में दोनों परिभाषाओं ने कहा कि अकाउंटिंग का असली काम यूजफुल नंबर्स, उपयोगी संख्याएं देना है ताकि बिजनेस के मालिक, इन्वेस्टर्स, निवेशक और बैंक सही चुनाव कर सकें। 3. लेखांकन की आधुनिक परिभाषा के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। सभी पुरानी परिभाषाओं को मिलाकर हमें अकाउंटिंग की मॉडर्न डेफिनेशन, आधुनिक परिभाषा मिलती है। Accounting can therefore be defined as the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information. इस परिभाषा को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके 4 सबसे जरूरी एस्पेक्ट्स, पहलुओं को जानना होगा। A. इकोनॉमिक इवेंट्स, आर्थिक घटनाएं। क्या हैं? बिजनेस में होने वाली वो घटनाएं जिन्हें मनी, पैसा के रूप में मापा जा सकता है और जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति को बदल देती हैं। ये अकाउंटिंग का रॉ मटेरियल, कच्चा माल हैं। उदाहरण, एक्सटर्नल इवेंट, बाहरी घटना, ग्राहक को माल बेचना और पैसा लेना। इंटरनल इवेंट, आंतरिक घटना, पुराने माल को फैक्ट्री में इस्तेमाल करना। B. द अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखांकन की प्रक्रिया। यह अकाउंटिंग का काम करने का सिस्टमैटिक, व्यवस्थित तरीका है जिसमें 4 मुख्य स्टेप्स, चरण हैं। 1. आइडेंटिफिकेशन, पहचान, तय करना कि कौन सी घटना फाइनेंशियल है और उसे रिकॉर्ड करना है। 2. मेजरमेंट, मापन, उस घटना को पैसे के रूप में वैल्यू, मूल्य देना। 3. रिकॉर्डिंग, अभिलेखन, उसे बुक कीपिंग में सही तरीके से लिख देना। 4. कम्युनिकेशन, संचार, फाइनल रिपोर्ट्स को यूजर्स तक पहुंचाना। C. ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। क्या है वह बिजनेस या संस्था जिसका हिसाब रखा जा रहा है? सबसे जरूरी नियम, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यावसायिक इकाई अवधारणा। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन, संस्था अपने मालिक, ओनर से पूरी तरह अलग मानी जाती है। उदाहरण, यदि दुकान का मालिक अपने बच्चों की स्कूल की फीस दुकान के पैसे से भरता है तो अकाउंटेंट इसे दुकान का खर्च नहीं मानेगा। वो रिकॉर्ड करेगा कि मालिक ने दुकान से पैसा, ड्राइंग निकाला।
डी इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के इच्छुक उपयोगकर्ता। कौन है? वे सभी लोग या समूह जिन्हें बिजनेस के बारे में डिसीजंस, निर्णय लेने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय जानकारी चाहिए। इंटरनल यूजर्स, आंतरिक, मैनेजर्स, प्रबंधक, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इन्हें बिजनेस चलाने के लिए हर दिन जानकारी चाहिए। एक्सटर्नल यूजर्स, बाह्य, इन्वेस्टर्स, निवेशक, बैंक, गवर्नमेंट, सरकार। ये बिजनेस से बाहर होते हैं, लेकिन उन्हें पैसा लगाने, लोन देने या टैक्स लेने के लिए जानकारी चाहिए। इस तरह अकाउंटिंग एक ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई और मेजर करके उन्हें रिकॉर्ड करती है और फिर इस जानकारी को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्टेड यूजर्स तक कम्युनिकेट करती है। यही इसका नेचर, प्रकृति है। वाह, आप अकाउंटिंग लेखांकन का पूरा हिस्ट्री, इतिहास सीखने जा रहे हैं। ये तो बहुत ही मजेदार है। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी भाषा में कहानी की तरह सुनाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। यहां पर दिए गए पूरे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या का हिंदी अनुवाद और विस्तृत जानकारी दी गई है। लेखांकन का इतिहास, प्राचीन सभ्यताओं से आज तक। अकाउंटिंग का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले से चली आ रही एक जरूरी प्रैक्टिस, प्रथा है। 1. प्राचीन काल में बीज बोना, 4000 BC। अकाउंटिंग के बीज, सीड्स, सबसे पहले लगभग 4000 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया और इजिप्ट, मिस्र में बोए गए थे। इन सभ्यताओं ने अपने ट्रांजैक्शंस, लेन देन को क्ले टैबलेट्स, मिट्टी की पट्टियों पर रिकॉर्ड दर्ज करना शुरू कर दिया था। इजिप्ट, मिस्र के लोग अपने ट्रेजरीज, खजानों के लिए अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते थे, जहां वे सोना और कीमती सामान रखते थे। खजाने के इंचार्ज रोज डे वाइज रिपोर्ट्स, दिनवार रिपोर्ट, अपने सीनियर, सुपीरियर्स, वजीरों को भेजते थे और फिर महीने के अंत में मंथ वाइज रिपोर्ट्स, महीनेवार रिपोर्ट किंग्स, राजाओं तक पहुंचती थीं। यह दर्शाता है कि वे रिपोर्टिंग हायरार्की, रिपोर्टिंग पदानुक्रम का इस्तेमाल करते थे। बेबीलोनिया, इसे सिटी ऑफ कॉमर्स, व्यापार का शहर कहा जाता था। यहां अकाउंटिंग का इस्तेमाल व्यापार में होने वाले लॉसेस, नुकसान के कारणों का पता लगाने के लिए होता था, जैसे कि फ्रॉड्स, धोखाधड़ी या लैक ऑफ एफिशिएंसी, कार्यक्षमता की कमी। 2. अन्य प्राचीन सभ्यताओं का योगदान, 2000 BC to 400 AD। चाइना, चीन ने 2000 ईसा पूर्व जितना पहले ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सरकारी लेखांकन का परिष्कृत रूप विकसित कर लिया था। ग्रीस, यूनान, ग्रीस में अकाउंटिंग का उपयोग सरकार द्वारा प्राप्त रेवेन्यूज, राजस्व को अलग अलग खजानों में बांटने, अपॉर्शनिंग के लिए होता था। वे टोटल रिसीट्स, कुल प्राप्तियां, टोटल पेमेंट्स, कुल भुगतान और बैलेंस शेष का रिकॉर्ड रखते थे। रोमन 700 BC से 400 AD के दौरान रोमन लोग एक मेमोरेंडम या डे बुक, मेमो या दिन पुस्तक का उपयोग करते थे, जहां वे रोज के रिसीट्स एंड पेमेंट्स, प्राप्तियां और भुगतान लिखते थे। फिर महीने के अंत में इन एंट्रीज को लेजर्स, खाता बही में पोस्ट कर दिया जाता था। यह जर्नल, रोजनामचा और लेजर की शुरुआत थी। 3. भारत का गौरवपूर्ण इतिहास, कौटिल्य। भारत में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, लेखांकन प्रथाएं का इतिहास भी बहुत पुराना है। लगभग 23 सेंचुरीज अगो, 23 शताब्दी पहले, चंद्रगुप्त के राज्य में एक बहुत बुद्धिमान मिनिस्टर, मंत्री थे, कौटिल्य। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक किताब लिखी, जिसमें यह विस्तार से बताया गया था कि सरकारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेखांकन रिकॉर्ड को कैसे रखा जाना चाहिए। 4. आधुनिक लेखांकन के जनक, लूका पासियोली, 1494। प्राचीन काल के बाद अकाउंटिंग में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, विकास 1494 में हुआ। लूका पासियोली ये एक फ्रांसिस्कन भिक्षु थे, लेकिन ये मर्चेंट क्लास, व्यापारी वर्ग को गणित भी पढ़ाते थे।
किताब। उन्होंने वेनिस में 1494 में एक किताब छापी जिसका नाम था सुम्मा डे अरिथमेट्रिया जियोमेट्रिया प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनलिता। महत्व। इस किताब का एक हिस्सा डबल एंट्री बुक कीपिंग दोहरी प्रविष्टि बहीखाता प्रणाली पर पहला प्रिंटेड मुद्रित और विस्तृत पुस्तक माना जाता है। याद रखें, पाशियोली ने खुद यह क्लेम दावा नहीं किया कि उन्होंने डबल एंट्री का इन्वेंटर आविष्कार किया, बल्कि उन्होंने देन करंट बुककीपिंग मैनुअल्स, उस समय प्रचलित बहीखाता नियमावली पर भरोसा किया और इस ज्ञान को प्रसारित किया। 5. डेबिट डॉक्टर और क्रेडिट सीआर की उत्पत्ति। पाशियोली की किताब में ही आज के लोकप्रिय अकाउंटिंग टर्म्स का पहली बार उपयोग हुआ। डेबिट डॉक्टर, यह इटालियन शब्द डेबिटो से आया, जिसका मूल लैटिन शब्द डेबिटा और डेबेओ है। इसका मतलब होता है ओड टू द प्रोप्राइटर, मालिक को देय। क्रेडिट सीआर, यह इटालियन शब्द क्रेडिटो से आया, जिसका मूल लैटिन शब्द क्रेडो है। इसका मतलब है ट्रस्ट और बिलीफ, भरोसा या विश्वास। 6. डबल एंट्री का नियम। पाशियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को समझाते हुए लिखा, All entries have to be double entries. That is, if you make one creditor, you must make some debtor. सरल भाषा में इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन लेन देन के कम से कम 2 अकाउंट्स खातों पर इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। यदि कोई खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट जरूर होगा और दोनों की रकम हमेशा इक्वल बराबर होगी। यही डबल एंट्री का मूल नियम है। पाशियोली ने व्यापारियों को यह भी सलाह दी कि उन्हें अपने व्यापार में एथिकल नैतिक होना चाहिए और अर्न अ प्रॉफिट लाभ कमाना चाहिए। उन्होंने मेमोरेंडम, जर्नल, लेजर एंड स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, विशेष लेखांकन प्रक्रियाओं का पूरा विवरण दिया जो आधुनिक अकाउंटिंग का आधार हैं। अब आपके पास अकाउंटिंग के इतिहास और डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत की पूरी और स्पष्ट जानकारी है। क्या आप अब डेबिट और क्रेडिट के काम करने के तरीके को और गहराई से समझना चाहेंगे? यह बहुत अच्छा विचार है। मैं आपकी पूरी बात को सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम हर शब्द और हर बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, जैसे कि कोई बच्चा पहली बार सीख रहा हो। आर्थिक घटनाएं और व्यावसायिक संगठन, इकोनॉमिक इवेंट्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायी संगठन क्या है। यह आपकी दुकान, फैक्ट्री या कोई भी कंपनी हो सकती है जो लाभ, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। यह संगठन हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, कभी सामान खरीदता है, कभी बेचता है, कभी किराया देता है। लेखांकन, अकाउंटिंग की भाषा में इन सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों, एक्टिविटीज को इकोनॉमिक इवेंट्स, आर्थिक घटनाएं कहा जाता है। यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा इकोनॉमिक इवेंट्स होते रहते हैं। आर्थिक घटना की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एन इकोनॉमिक इवेंट। एक इकोनॉमिक इवेंट वो महत्वपूर्ण घटना है जिसका सीधा असर, डायरेक्ट इम्पैक्ट, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पैसे, मनी पर पड़ता है। इस घटना में कई ट्रांजैक्शंस, लेन देन शामिल हो सकते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे मॉनेटरी टर्म्स, मौद्रिक शब्दों में मापा जा सके। हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस, महत्वपूर्ण घटना मतलब कोई ऐसी चीज जिसका परिणाम, रिजल्ट व्यापार के लिए जरूरी हो। सरल उदाहरण, अगर मैनेजर खुश है तो यह जरूरी है, लेकिन इकोनॉमिक इवेंट नहीं। अगर मैनेजर को वेतन, सैलरी दिया गया तो यह जरूरी है और पैसा खर्च हुआ, इसलिए यह इकोनॉमिक इवेंट है। कंसिस्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेन देन से मिलकर बनी। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब आप कुछ देते हैं और बदले में कुछ लेते हैं, जैसे पैसा देकर सामान लेना। एक बड़ी इकोनॉमिक इवेंट में कई छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस शामिल हो सकते हैं। मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, पैसे में मापा जा सकने वाला। यह नियम सबसे पक्का है। अगर आप किसी चीज पर पैसों का एक निश्चित मूल्य, डेफिनेट वैल्यू नहीं लगा सकते तो अकाउंटिंग उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। उदाहरण, आपकी दुकान का अच्छा नाम है, गुडविल। यह महत्वपूर्ण है पर इसे मापना मुश्किल है, इसलिए इसे सीधे इकोनॉमिक इवेंट नहीं मानते। लेकिन अगर आपने कोई मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी तो यह मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल है। घटना और लेन देन का संबंध, द लिंक बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। आपके पाठ में मशीन खरीदने का जो उदाहरण दिया गया है वो इस अंतर को साफ करता है। मान लीजिए
एक कंपनी को एक नई मशीन खरीदनी है ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन शुरू कर सके। यह पूरी प्रक्रिया एक बड़ी इकोनॉमिक इवेंट है। परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मशीन खरीदना, लगाना और उत्पादन के लिए तैयार करना। इस एक बड़ी घटना में ये सारे छोटे छोटे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वित्तीय लेनदेन शामिल हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। 1. बाइंग अ मशीन, मशीन के विक्रेता सेलर को पैसा देना। 2. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, मशीन को फैक्ट्री तक लाने वाले ट्रक को भाड़ा, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन देना। 3. साइट प्रिपरेशन, मशीन लगाने के लिए जगह फ्लोर को तैयार करने वाले मजदूरों को पैसा देना। 4. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, मशीन को सेट करने वाले इंजीनियर को पैसा देना। 5. ट्रायल रन्स, मशीन को पहली बार चलाकर देखने के लिए इस्तेमाल हुए तेल या बिजली का पैसा देना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। 10. अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज बंच ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एन इकोनॉमिक इवेंट, यानी लेखांकन, अकाउंटिंग इन 5 छोटे छोटे खर्चों ट्रांजैक्शंस को अलग अलग नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक साथ जोड़कर कहता है कि ये मशीन को तैयार करने की टोटल कॉस्ट, कुल लागत है। ये इसलिए किया जाता है ताकि व्यापार को पता चले कि मशीन सचमुच कितने में पड़ी। घटनाओं के 2 मुख्य प्रकार, 2 मेन टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब यह समझना जरूरी है कि ये लेन देन ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है। इसके आधार पर घटनाएं 2 तरह की होती हैं। 1. एक्सटर्नल इवेंट्स, बाहरी घटनाएं। Text. If an event involves transactions between an outsider and an organization, these are known as external events. आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, जैसे ग्राहक, सप्लायर, मकान मालिक, बैंक। एक्सटर्नल मतलब बाहर का। सरल अर्थ, जब व्यापार का लेन देन बाहर की दुनिया के किसी व्यक्ति या कंपनी से होता है। उदाहरण, एग्जाम्पल्स। सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर्स, आपने ग्राहक, कस्टमर माइनस आउटसाइडर को सामान बेचा और उससे पैसा लिया। परचेज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स, आपने सप्लायर आउटसाइडर से कच्चा माल खरीदा और उसे पैसा दिया। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, आपने मकान मालिक आउटसाइडर को हर महीने किराया दिया। 2. इंटरनल इवेंट्स, आंतरिक घटनाएं। Text. An internal event is an economic event that occurs entirely between the internal wings of an enterprise. इंटरनल विंग्स, आंतरिक भाग, कंपनी के अंदर के विभाग, डिपार्टमेंट्स, जैसे स्टोर्स डिपार्टमेंट, भंडार विभाग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, उत्पादन विभाग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लेखा विभाग आदि। इंटरनल मतलब अंदर का। सरल अर्थ, जब कोई आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से व्यापार के अंदर ही अंदर होती है, इसमें बाहर के किसी व्यक्ति से कोई सीधा लेन देन नहीं होता। उदाहरण, एग्जाम्पल्स। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, भंडार विभाग स्टोर्स ने 10,000 रुपये का कपड़ा उत्पादन विभाग मैन्युफैक्चरिंग को दे दिया। यहां क्या हुआ, बाहर किसी को पैसा नहीं दिया गया, बस 10,000 रुपये की चीज का रिकॉर्ड स्टोर से हटकर मैन्युफैक्चरिंग के पास चला गया। ये इंटरनल इवेंट है। पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉइज, ETC, कर्मचारियों को वेतन वेजेस देना भी एक इंटरनल प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि ये कंपनी के आंतरिक कॉस्ट स्ट्रक्चर, लागत ढांचे का हिस्सा है। एक और जरूरी इंटरनल इवेंट, डिप्रीशिएशन, मूल्यह्रास। आपने एक कंप्यूटर खरीदा, 1 साल बाद उसका मूल्य वैल्यू अपने आप कम हो गया, मान लीजिए 5,000 रुपये कम। ये 5,000 रुपये का कम होना भी एक इकोनॉमिक इवेंट है, लेकिन आपने किसी को पैसा नहीं दिया। यह इंटरनल इवेंट है जिसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है। इस तरह आपके कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आप इकोनॉमिक इवेंट के हर जरूरी हिस्से को समझ गए हैं। यह बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको लेखांकन, अकाउंटिंग के 4 बड़े कदमों को हिंदी में सबसे आसान तरीके से समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और मैं आपका सबसे अच्छा शिक्षक हूं। हम हर बात को और गहराई से समझेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम साफ हो जाएं। 1. आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना।
सबसे पहले हमें यह पता लगाना होता है कि कंपनी में कौन सी घटनाएं हुई हैं जिन्हें हमें लिखना है। इसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। वित्तीय जासूस, फाइनेंशियल डिटेक्टिव बनना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई डायरी है, लेकिन आप उसमें सब कुछ नहीं लिख सकते। आप केवल वही घटनाएं लिखते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर, वित्तीय प्रकृति की होती हैं, यानी जिनमें पैसा शामिल होता है। फिल्टर लगाना। हम कंपनी की सभी एक्टिविटीज, गतिविधियां देखते हैं और पूछते हैं, क्या इस घटना से कंपनी का कैश, नकद, एसेट, संपत्ति या लायबिलिटी, कर्ज बदला है? उदाहरण, एग्जाम्पल्स। रिकॉर्ड करेंगे जब आपकी कंपनी 5,000 रुपए की किताबें परचेस खरीद करती है, यहां पैसा गया। रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब आपके सबसे अच्छे दोस्त को काम पर रखा जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल। ये बहुत जरूरी है, पर अभी कोई पैसा नहीं बदला है। जरूरी बात, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन का मूल्य या चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसीज, प्रबंधन नीतियों में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनमें सीधे तौर पर पैसा नहीं जाता, इसलिए हम इन्हें अपनी जादुई डायरी यानी बुक्स ऑफ अकाउंट, खातों की किताबों में नहीं लिखते। हम केवल सेल, बिक्री, परचेज, खरीद या सैलरी पेमेंट, वेतन भुगतान जैसी घटनाओं को ही चुनते हैं। 2. मेजरमेंट, मापन करना। एक बार जब हमने किसी घटना को आइडेंटिफाई, पहचान कर लिया, तो अब हमें उसे क्वांटिफाई, मात्रा निर्धारित करना होता है, यानी उसे एक संख्या या मूल्य देना होता है। इसे हम मेजरमेंट कहते हैं। पैसे की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मनी। लेखांकन, अकाउंटिंग की दुनिया में सब कुछ पैसे की भाषा में बोला जाता है। हम मॉनेटरी यूनिट, मौद्रिक इकाई का उपयोग करते हैं, जैसे भारत में रुपीज, रुपए और पैसे। मुख्य नियम। यदि हम किसी घटना को पैसे के रूप में क्वांटिफाई, माप नहीं कर सकते, तो हम उसे रिकॉर्ड, दर्ज नहीं कर सकते। उदाहरण, एग्जाम्पल्स। अगर आपने 10 कुर्सियां खरीदी, तो हम 10 कुर्सियां नहीं लिखते, हम लिखते हैं 10,000 रुपए, यदि एक कुर्सी 1,000 रुपए की है। एस्टिमेट, अनुमान लगाना। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि भविष्य में कितना पैसा लगेगा। मान लीजिए आप जानते हैं कि आपने जो सामान बेचा है, उसमें से कुछ ग्राहक 30 दिन बाद उसे वापस करेंगे। आपको तुरंत एस्टिमेट, अनुमान लगाना होगा कि आपको कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। दोबारा चेक, इसीलिए साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, समझौतों पर हस्ताक्षर करना, या चेंजेस इन पर्सनल, कर्मचारियों में बदलाव को यहां भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम आज उन पर कोई निश्चित मूल्य का टैग नहीं लगा सकते। 3. रिकॉर्डिंग, अभिलेखन करना। अब हमारे पास पहचान की गई घटनाएं हैं और उनका मूल्य भी है। अगला कदम उन्हें क्रम से बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना है। इसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। वित्तीय डायरी लिखना, राइटिंग द फाइनेंशियल डायरी। यह स्टेप एक कहानी लिखने जैसा है, जहां हर घटना को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रमिक क्रम में लिखा जाता है, यानी जिस क्रम में वे हुई हैं। व्यवस्थित तरीका। हम इस तरह से लिखते हैं कि सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय जानकारी बाद में आसानी से समराइज्ड, संक्षेप की जा सके। यह एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस, सुस्थापित प्रथा का पालन करता है, जिसे डबल एंट्री बुककीपिंग, दोहरी प्रविष्टि बहीखाता प्रणाली कहते हैं। उदाहरण, 1 जनवरी को जो सामान बेचा गया, वो 2 जनवरी की खरीद से पहले लिखा जाएगा। उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। ये व्यवस्थित रिकॉर्डिंग इसलिए जरूरी है ताकि जब भी किसी को जानकारी की जरूरत हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, वो तुरंत मिल जाए। ये सारा काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बहुत जल्दी हो जाता है। 4. कम्युनिकेशन, संप्रेषण करना। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, तैयार की गई वित्तीय कहानी को दूसरों को बताना। इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सही जानकारी सही व्यक्ति को सही समय पर। हमने जो भी आइडेंटिफाई, पहचान, मेजर, माप और रिकॉर्ड दर्ज किया, उसका मकसद था पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, प्रासंगिक जानकारी तैयार करना और उसे जरूरी लोगों तक पहुंचाना। रिपोर्ट्स के जरिए हम ये जानकारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, लेखांकन रिपोर्ट के माध्यम से देते हैं, जैसे बैलेंस शीट, तुलन पत्र और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि विवरण। उपयोगकर्ता, यूजर्स। इंटरनल यूजर्स, आंतरिक उपयोगकर्ता, ये कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, जैसे मैनेजमेंट, प्रबंधन। ये इन रिपोर्ट्स का उपयोग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज, व्यवसाय की गतिविधियों की योजना बनाने और नियंत्रित करने के लिए करते हैं। उदाहरण, बॉस रिपोर्ट देखकर तय करता है कि क्या कंपनी को और सामान बनाना चाहिए। एक्सटर्नल यूजर्स, बाह्य उपयोगकर्ता, ये कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, जैसे बैंक या इन्वेस्टर्स, निवेशक। ये रिपोर्ट का उपयोग असेसिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति का आकलन करने के लिए करते हैं। उदाहरण, बैंक ये देखने के लिए रिपोर्ट देखता है कि क्या कंपनी उनका कर्ज चुका पाएगी। जरूरी समय, ये रिपोर्ट्स उनकी जरूरतों के हिसाब से डेली, रोजाना, वीकली, साप्ताहिक, मंथली, मासिक या क्वार्टरली, तिमाही बनाई जाती हैं। अकाउंटेंट की भूमिका,
इस कम्युनिकेशन प्रोसेस संप्रेषण प्रक्रिया में अकाउंटेंट्स एबिलिटी एंड एफिशिएंसी, लेखाकार की क्षमता और दक्षता बहुत मायने रखती है। एक अच्छा अकाउंटेंट जानकारी को बहुत रेलेवेंट, प्रासंगिक और साफ तरीके से पेश करता है ताकि कोई भी आसानी से सही डिसीजन निर्णय ले सके। यह 4 कदम का सिस्टमैटिक, व्यवस्थित तरीका ही अकाउंटिंग कहलाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास हमेशा एक साफ, विश्वसनीय और समय पर वित्तीय कहानी हो। जरूर, मैं आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन व्याख्या को हिंदी में और भी ज्यादा सरल और गहराई से समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को सिखा रहा हूं। हम हर टेक्निकल वर्ड, तकनीकी शब्द को इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जाएं। भाग 1, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन संगठन रिफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज, व्यवसायिक उपक्रम, वेदर फॉर प्रॉफिट, लाभ के लिए और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, गैर लाभकारी उद्देश्य। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन संगठन का मतलब है एक ऐसा समूह या ढांचा जो किसी गोल लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसे हम बिजनेस एंटरप्राइज, व्यवसायिक उपक्रम कहते हैं। यह 2 तरह का हो सकता है। 1, फॉर प्रॉफिट मोटिव, लाभ के लिए उद्देश्य। इसका मुख्य मोटिव उद्देश्य पैसा कमाना और प्रॉफिट, लाभ को अपने मालिकों में बांटना होता है। उदाहरण, आपकी पड़ोस की मिठाई की दुकान या कोई बड़ी स्मार्टफोन कंपनी। 2, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, गैर लाभकारी उद्देश्य। इसका मुख्य मोटिव उद्देश्य समाज की सेवा करना या किसी कॉज, कारण के लिए काम करना होता है। ये पैसा कमाते हैं पर उस पूरे पैसे को अपने मिशन पर ही खर्च कर देते हैं। उदाहरण, कोई चैरिटी, धर्मार्थ संस्था या ब्लड बैंक। भाग 2, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अलग अलग रूप और आकार। Depending upon the size of activities and level of business operation, it can be a sole proprietary concern, एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकरण, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का कोई अन्य संघ। यह बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कितना बड़ा है और वो क्या काम करता है। इसके आधार पर उसके कई कानूनी स्ट्रक्चर्स, संरचनाएं होते हैं। 1, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। यह सबसे छोटा और सरल ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जिसका ओनर, मालिक केवल एक व्यक्ति होता है। अगर व्यापार में डेट, कर्ज होता है तो वो उसी मालिक की जिम्मेदारी होती है। उदाहरण, एक अकेला ट्यूटर, शिक्षक या गली का चाय वाला। 2, पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर व्यापार शुरू करते हैं और प्रॉफिट, लाभ तथा लॉस, हानि बांटते हैं। उदाहरण, 2 फ्रेंड्स, दोस्त मिलकर एक कैफे खोलते हैं। 3, कंपनी। ये एक बड़ी स्ट्रक्चर, संरचना है जहां ओनर्स, मालिक, जिन्हें शेयर होल्डर्स, शेयर धारक कहते हैं, व्यापार से अलग होते हैं। अगर कंपनी पर कर्ज होता है तो मालिकों की निजी संपत्ति पर असर नहीं पड़ता। उदाहरण, टाटा, रिलायंस जैसी बड़ी कॉरपोरेशंस, निगम। 4, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्थानीय प्राधिकरण, नगर निगम। ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन होते हैं जो आपके शहर को चलाते हैं और जरूरी सर्विसेज, सेवाएं जैसे पानी, सड़क और साफ सफाई देते हैं। उदाहरण, एमसीडी, नगर निगम या सिटी काउंसिल, शहर परिषद। भाग 3, अकाउंटिंग, लेखांकन माइनस व्यापार की भाषा। 1.4 इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के इच्छुक उपयोगकर्ता। अकाउंटिंग, लेखांकन इज अ मीन्स, साधन, by which necessary financial information, आवश्यक वित्तीय जानकारी about business enterprises communicated, संचारित की जाती है, and is also called the language of business, व्यवसाय की भाषा। अकाउंटिंग, लेखांकन व्यापार का स्कोरबोर्ड है। यह वह मीन्स, साधन है जिससे व्यापार से जुड़ी जरूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय जानकारी यानी पैसे के सभी फैक्ट्स, तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाता है और दूसरों तक पहुंचाया जाता है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की भाषा।
जैसे आप हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे ही कोई बिजनेस व्यापार अपने पैसे की हेल्थ सेहत की बात अकाउंटिंग लेखांकन के जरिए करता है। इसके बिना कोई भी नहीं जान पाएगा कि व्यापार प्रॉफिट लाभ कमा रहा है या लॉस हानि में है। भाग 4 जानकारी के यूजर्स उपयोगकर्ता। Many users, कई उपयोगकर्ताओं नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वित्तीय जानकारी इन ऑर्डर टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। These users can be divided into two broad categories: internal users आंतरिक उपयोगकर्ता and external users बाहरी उपयोगकर्ता। बहुत सारे लोगों को अकाउंटिंग की जानकारी इसलिए चाहिए होती है ताकि वे महत्वपूर्ण डिसीजंस निर्णय ले सकें। ये यूजर्स उपयोगकर्ता दो बड़े समूहों में बटे होते हैं। 1. इंटरनल यूजर्स आंतरिक उपयोगकर्ता माइनस अंदर के लोग। इंटरनल यूजर्स इंक्लूड चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य कार्यकारी, फाइनेंशियल ऑफिसर वित्तीय अधिकारी, वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स व्यवसाय इकाई प्रबंधक, प्लांट मैनेजर्स संयंत्र प्रबंधक, स्टोर मैनेजर्स स्टोर प्रबंधक, लाइन सुपरवाइजर्स लाइन पर्यवेक्षक ETC। ये वे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन के इनसाइड अंदर काम करते हैं और रोजमर्रा के ऑपरेशंस संचालन के लिए डिसीजंस निर्णय लेते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव CEO ये सबसे बड़े बॉस मालिक होते हैं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दीर्घकालिक रणनीति के लिए अकाउंटिंग लेखांकन देखते हैं। प्लांट मैनेजर्स संयंत्र प्रबंधक ये रिपोर्ट देखते हैं कि फैक्ट्री कारखाने में कितना खर्चा हो रहा है और हम चीजों को कितना एफिशिएंटली कुशलता से बना रहे हैं। 2. एक्सटर्नल यूजर्स बाहरी उपयोगकर्ता माइनस बाहर के लोग। एक्सटर्नल यूजर्स इंक्लूड प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स वर्तमान और संभावित निवेशक शेयरधारक, क्रेडिटर्स बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर लेंडर्स लेनदार बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान, डिबेंचर धारक और अन्य ऋणदाता, रेगुलेटरी एजेंसीज, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेबर यूनियंस ट्रेड एसोसिएशंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर्स ETC। ये वे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन के आउटसाइड बाहर होते हैं लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट हित जुड़ा होता है। एक्सटर्नल यूजर बाहरी उपयोगकर्ता। डिसीजन निर्णय RW एग्जाम्पल वास्तविक दुनिया का उदाहरण। इन्वेस्टर्स निवेशक क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट निवेश करना चाहिए। वे प्रॉफिट लाभ की रिपोर्ट देखते हैं कि क्या ये कंपनी हेल्थी स्वस्थ है। क्रेडिटर्स लेनदार जैसे बैंक क्या हमें इस कंपनी को लोन कर्ज देना चाहिए। वे देखते हैं कि क्या कंपनी के पास कैश नकद है ताकि वो हमारा मनी पैसा लौटा सके। टैक्स अथॉरिटीज कर प्राधिकरण क्या कंपनी ने सही टैक्स कर दिया है। वे अकाउंटिंग के नंबरों की जांच करते हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो। रेगुलेटरी एजेंसीज नियामक एजेंसियां जैसे सेबी क्या कंपनी रूल्स नियमों का पालन कर रही है। वे सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स शेयरधारकों के साथ धोखा न करे। भाग 5 अकाउंटिंग लेखांकन का मुख्य कार्य। Since the primary function प्राथमिक कार्य of accounting is to provide useful information for decision making, निर्णय लेने के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करना, it is a means to an end, ये एक अंत का साधन है, with the end being the decision that is helped by the availability of accounting information. You will study about the types of accounting information and its users later in this chapter. अकाउंटिंग लेखांकन का सबसे प्राइमरी फंक्शन प्राथमिक कार्य है डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने के लिए जरूरी जानकारी देना। मीन्स टू एन एंड ये एक अंत का साधन है। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग खुद में कोई अंतिम गोल लक्ष्य नहीं है, यह केवल एक टूल उपकरण है। द मीन्स साधन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स लेखांकन रिपोर्ट। द एंड अंत लक्ष्य एक वाइज डिसीजन बुद्धिमान निर्णय। सरल रूप अकाउंटिंग लेखांकन सिर्फ इंफॉर्मेशन जानकारी देता है, उस जानकारी का उपयोग करके सही डिसीजन निर्णय लेना ही इसका अंतिम पर्पस उद्देश्य है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं अब क्रिस्टल क्लियर एकदम स्पष्ट हो गए होंगे। नमस्ते, मैं आपको ये सारा लेखांकन अकाउंटिंग का ज्ञान सबसे सरल हिंदी भाषा में समझाता हूं, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हैं और इसे पहली बार सीख रहे हैं। हमारा लक्ष्य है आपके कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं को एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाना। लेखांकन पैसे की सुपर स्मार्ट डायरी, अकाउंटिंग सुपर स्मार्ट डायरी फॉर मनी। लेखांकन अकाउंटिंग एक डेफिनेट प्रोसेस निश्चित प्रक्रिया है जो आपस में जुड़ी हुई इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज गतिविधियों का एक समूह है।
इसे ऐसे समझिए कि यह आपके घर के खर्चों की डायरी है, पर बहुत ही व्यवस्थित और नियमबद्ध। यह प्रक्रिया शुरू होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेन देन की पहचान से। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी काम जिसमें पैसा शामिल हो, जैसे टॉफी खरीदना या अपनी पॉकेट मनी पाना। अकाउंटेंट इन ट्रांजैक्शंस को ढूंढता है, उन्हें रिकॉर्ड करता है और अंत में सारी जानकारी को बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों के रूप में तैयार करता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की रिपोर्ट कार्ड की तरह होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का हर कदम जानकारी, इंफॉर्मेशन पैदा करता है। जानकारी क्यों बांटी जाती है? वाई इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड, डिसेमिनेशन। लेखांकन में इंफॉर्मेशन बनाने का काम सिर्फ कागज भरने के लिए नहीं होता है। जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी उत्पन्न करना, अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह एक मीन्स, साधन है जिसका उपयोग जानकारी को अलग अलग यूजर ग्रुप्स, उपयोगकर्ता समूहों के बीच डिसेमिनेशन, प्रसारण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी बांटना, लेखांकन का एक एसेंशियल फंक्शन, आवश्यक कार्य है। जब ये इंटरेस्टेड पार्टीज, रुचि रखने वाले पक्ष, इस जानकारी को पढ़ते हैं तो वे सही अप्रोप्रिएट डिसीजंस, उपयुक्त निर्णय ले पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक बिजनेस को नया खिलौना बनाने के लिए लोन, ऋण चाहिए, तो बैंक, एक यूजर ग्रुप उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा और तय करेगा कि पैसा देना सुरक्षित है या नहीं। उपयोगी जानकारी के 6 नियम, 6 रूल्स फॉर यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेखांकन की जानकारी तभी यूजफुल, उपयोगी मानी जाती है जब वो इन 6 क्वालिटी टेस्ट को पास करती है। 1. इकोनॉमिक डिसीजंस, आर्थिक निर्णय लेने में मदद करना। इसका मतलब है ये जानकारी लोगों को यह चुनने में मदद करे कि अपने पैसे, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करें। उदाहरण, क्या मुझे अपनी बचत इस कंपनी में निवेश करनी चाहिए? 2. उन यूजर्स को सेवा देना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानकारी का मुख्य प्रिंसिपल सोर्स, प्रमुख स्रोत मानते हैं। यानी ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद होनी चाहिए जो कंपनी के अंदर काम नहीं करते। 3. पोटेंशियल कैश फ्लोज, संभावित नकदी प्रवाह के अमाउंट, राशि, टाइमिंग, समय और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का प्रिडिक्टिंग, पूर्वानुमान और इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन करने में मदद करना। बिजनेस के लिए कैश, नकद सबसे जरूरी है। ये जानकारी हमें बताती है कि भविष्य में कितना पैसा आएगा, कब आएगा और हमें इस पर कितना भरोसा करना चाहिए। 4. मैनेजमेंट्स एबिलिटी, प्रबंधन की क्षमता को आंकना। ये जानकारी मालिकों को ये जानने देती है कि कंपनी चलाने वाले लोग, मैनेजमेंट कंपनी के रिसोर्सेज, संसाधनों का उपयोग अपने गोल्स, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। 5. फैक्चुअल एंड इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन, तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक जानकारी देना। इसका मतलब है कि अकाउंटेंट को सीधे फैक्ट्स के साथ साथ उन अंडरलाइंग असम्पशंस, अंतर्निहित मान्यताओं को भी बताना चाहिए जिनका उपयोग किसी चीज का एस्टिमेशन, अनुमान लगाने में किया गया है। उदाहरण, हमने माना कि हमारी नई मशीन 10 साल चलेगी, एजम्पशन, इसलिए हमने इस आधार पर अपना खर्च बताया, इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन। 6. समाज को प्रभावित करने वाली एक्टिविटीज, गतिविधियों पर इंफॉर्मेशन देना। अब यह भी जरूरी है कि कंपनी बताए कि वो समाज और पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेंट का काम, द अकाउंटेंट्स रोल। अकाउंटेंट का काम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्टर और ट्रांसलेटर, अनुवादक का होता है। 1. वो सभी इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, घटनाओं और लेन देन को ऑब्जर्व, देखता है, स्क्रीन जांचता है और रिकॉग्नाइज, पहचानता है। 2. फिर उन्हें पैसे में मेजर, मापता है और प्रोसेस, प्रक्रिया करता है। 3. इसके बाद वह अंतिम रिपोर्ट्स को कंपाइल, संकलित करता है और उन्हें यूजर्स तक कम्युनिकेट, पहुंचाता है। अंतिम चरण में मैनेजमेंट और बाकी यूजर ग्रुप्स इन रिपोर्ट्स को इंटरप्रेटेड, समझते हैं, डिकोड करते हैं और यूज्ड, उपयोग करते हैं। अकाउंटेंट को हमेशा ये एंश्योर, सुनिश्चित करना चाहिए कि दी गई जानकारी रिलेवेंट, प्रासंगिक, एडिक्वेट, पर्याप्त और रिलायबल, भरोसेमंद हो ताकि डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में कोई गलती न हो। लेखांकन के 3 रास्ते, द 3 सब डिसिप्लिन्स। चूंकि कंपनी के इंटरनल यूजर्स, आंतरिक उपयोगकर्ता जैसे मैनेजर, और एक्सटर्नल यूजर्स, बाहरी उपयोगकर्ता जैसे निवेशक की जरूरतें अलग अलग होती हैं, डाइवर्जेंट नीड्स, इसलिए लेखांकन 3 मुख्य शाखाओं में बंट गया है जिन्हें सब डिसिप्लिन्स, उपविषय कहते हैं। 1. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। यह मुख्य रूप से कंपनी का सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड है। यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वित्तीय लेन देन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, संगठनात्मक सफलता, लाभ हानि और फाइनेंशियल साउंडनेस, वित्तीय मजबूती को मापना है। यह हमेशा पास्ट पीरियड, पिछले समय से संबंधित होता है जो हो चुका है। यह स्टीवर्डशिप फंक्शन, भंडारण कार्य करता है, यानी यह दिखाता है कि प्रबंधकों ने मालिक के पैसे की देखभाल अच्छे से की है। यह मॉनेटरी इन नेचर, प्रकृति में मौद्रिक होता है, केवल पैसे से संबंधित।
ये सभी स्टेक होल्डर्स हितधारकों को जानकारी देता है। 2. कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। यह एक प्राइस टैग डिटेक्टिव, कीमत का जासूस है। यह एक्सपेंडिचर खर्च का एनालाइजिंग विश्लेषण करने में मदद करता है। इसका मुख्य काम कंपनी द्वारा बनाए गए अलग अलग प्रोडक्ट्स, उत्पादों या दी गई सर्विसेज, सेवाओं की कॉस्ट लागत को एसरटेनिंग सुनिश्चित करना है। 3. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधन लेखांकन। यह शाखा इंटरनल यूजर्स के लिए भविष्य के निर्णय लेने में मदद करती है, जैसे कि अगले साल का बजट बनाना। यह सारी जानकारी आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर देगी। क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कैश फ्लोज जैसे किसी खास शब्द के बारे में और जानना चाहेंगे? वाह, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको ये सारी जानकारी हिंदी में सबसे आसान तरीके से समझाता हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम हर बात को धीरे धीरे समझेंगे, जैसे आप एक छोटे बच्चे हों और मैं आपका सबसे अच्छा शिक्षक हूं। 1. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? कोर कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कंपनी के अंदर के लोगों, मैनेजरों को जरूरी जानकारी दी जाती है। आप इसे कंपनी की प्राइवेट रिपोर्ट, निजी रिपोर्ट कह सकते हैं। यह जानकारी सिर्फ इंटरनल, अंदरूनी लोगों के लिए होती है, बाहर वालों के लिए नहीं। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम 3 चीजों में मदद करना है। 1. डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। यह तय करना कि क्या करना है और क्या नहीं। उदाहरण, क्या हमें अपनी पुरानी मशीन बदल देनी चाहिए या उसे ठीक करा के चलाना चाहिए? मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों का खर्च और फायदा बताकर फैसला लेने में मदद करती है। 2. प्लानिंग, योजना बनाना, भविष्य के लिए लक्ष्य और बजट तय करना। उदाहरण, अगले साल हमें कितनी सेल्स बिक्री करनी है और उसके लिए हमें कितना पैसा मार्केटिंग, विपणन पर खर्च करना चाहिए। 3. कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना, यह पक्का करना कि कंपनी योजना के मुताबिक ही चल रही है और कहीं वेस्ट, बर्बादी तो नहीं हो रही। उदाहरण, हमने सोचा था कि एक खिलौना बनाने में 50 रुपए का प्लास्टिक लगेगा, पर लग रहा है 60 रुपए का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताती है कि 10 रुपए ज्यादा क्यों लग रहे हैं, ताकि आप उसे रोक सकें। 2. जानकारी कहां से आती है? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनी जानकारी 2 मुख्य जगहों से लेती है, जैसे कोई शेफ रसोइया 2 अलग अलग दुकानों से सामान लेता है। 1. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। यह कंपनी के पास्ट बीते हुए पैसों का ऑफिशियल रिकॉर्ड, आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। यह एक्सटर्नल, बाहरी लोगों जैसे बैंक और सरकार को दिखाने के लिए होता है। इससे पता चलता है कि पिछले साल कंपनी को कुल कितना प्रॉफिट लाभ हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहां से शुरुआती बड़े आंकड़े लेती है। 2. कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। यह हर छोटी चीज या काम की एग्जैक्ट कॉस्ट, सही लागत पता लगाती है। उदाहरण, एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा, धागा कितना लगा, कारीगर को कितनी मजदूरी दी गई और मशीन की बिजली का खर्च कितना आया, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है। इन दोनों से जानकारी लेकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजरों को इन चीजों में मदद करती है। असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता का आकलन। कौन सा सामान बेचकर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? उदाहरण, आप 2 तरह की चॉकलेट बेचते हैं। ए सस्ती है लेकिन ज्यादा बिकती है, बी महंगी है लेकिन कम बिकती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएगी कि ए या बी में से आपको एक्चुअल, वास्तव में ज्यादा पैसा कौन कमाकर दे रहा है। टेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस, मूल्य निर्धारण के निर्णय। सामान का सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य क्या रखा जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, पूंजीगत व्यय के निर्णय। नई फैक्ट्री, कारखाना या महंगी मशीन खरीदनी है या नहीं। यह देखती है कि इस बड़े खर्च से कंपनी को भविष्य में कितना रिटर्न, वापसी लाभ मिलेगा। 3. भविष्य की जानकारी, फ्यूचर फोकस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ हिस्ट्री, इतिहास नहीं देखती, बल्कि फ्यूचर, भविष्य पर ध्यान देती है। ये कई तरह की नई इंफॉर्मेशन जानकारी बनाती है जो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है।
जानकारी का प्रकार, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। विवरण, डिस्क्रिप्शन। उदाहरण, एग्जाम्पल। क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, जो चीजें नंबर्स, संख्याओं में गिनी जा सकती हैं, जैसे 100 5,000 रुपये, हम अगले महीने 5,000 यूनिट बेचेंगे। क्वालिटेटिव, गुणात्मक, जो चीजें डिस्क्रिप्शन, विवरण या क्वालिटी, गुणवत्ता में बताई जाती हैं, जैसे ग्राहक हैप्पी, खुश हैं, या मैनेजर का अनुभव एक्सीलेंट, उत्कृष्ट है। ग्राहकों की फीडबैक, प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है, इसलिए हम प्राइस बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल, वित्तीय, जो पैसे से जुड़ी होती है, हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। नॉन फाइनेंशियल, गैर वित्तीय, जो पैसे से जुड़ी नहीं है लेकिन जरूरी है, जैसे काम में लगने वाला टाइम, समय, सामान में आने वाली डिफेक्ट्स, खराबियां की संख्या। हमारा डिलीवरी टाइम, पहुंचने का समय 2 दिन से बढ़कर 4 दिन हो गया है। यह नॉन फाइनेंशियल जानकारी है जो फाइनेंशियल लॉस, नुकसान करा सकती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भविष्य की ये रेलेवेंट, प्रासंगिक, जरूरी जानकारी भी तैयार करती है। सेल्स फोरकास्ट, बिक्री पूर्वानुमान, अगले 6 महीने में कितनी बिक्री होगी इसकी भविष्यवाणी। कैश फ्लोज, नकद प्रवाह, कब पैसा आएगा और कब जाएगा। ये जानना सबसे जरूरी है ताकि कंपनी के पास बिल चुकाने के लिए हमेशा पैसा रहे। मैन पावर नीड्स, जनशक्ति की जरूरतें, भविष्य में कितने और किस तरह के एम्प्लॉयज, कर्मचारी चाहिए होंगे। 4. आधुनिक क्षेत्र, द मॉडर्न स्कोप। आजकल बिजनेस, व्यापार सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे दुनिया और समाज की भी चिंता करनी पड़ती है। इसलिए अकाउंटिंग का क्षेत्र वास्ट, विशाल हो गया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब एनवायरमेंटल डेटा, पर्यावरण डेटा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सामाजिक जिम्मेदारियां की जानकारी भी देती है। उदाहरण, कंपनी कितना पोल्यूशन, प्रदूषण कर रही है, कितना पानी इस्तेमाल कर रही है और गरीबों के लिए क्या कर रही है। ये सब अब अकाउंटिंग का हिस्सा है, जिसे ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस डेटा कहते हैं। इसी कारण 3 नए और प्रोमिनेंट, प्रमुख क्षेत्र उभर कर आए हैं। 1. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, HRA, मानव संसाधन लेखांकन। यह कोशिश करती है कि एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की वैल्यू, कीमत को पैसों में मापा जाए। उदाहरण, किसी कर्मचारी को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने में कितना खर्च आया और भविष्य में वो कंपनी को कितना बेनिफिट, फायदा देगा। HRA से मैनेजरों को समझ आता है कि लोग कितने कीमती हैं। 2. सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन, कंपनी समाज और एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर कैसा असर डाल रही है, इसकी रिपोर्ट बनाना। 3. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन। इस सिस्टम में हर मैनेजर को सिर्फ उन कामों के लिए अकाउंटेबल, जिम्मेदार ठहराया जाता है जिन्हें वे कंट्रोल, नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण, अगर सरकार ने टैक्स कर बढ़ा दिया तो फैक्ट्री मैनेजर जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन अगर रॉ मटेरियल, कच्चा माल वेस्ट, बर्बाद हुआ तो वही जिम्मेदार होगा। इससे काम करने में फेयरनेस, निष्पक्षता आती है। 5. असल रोल, बुककीपर से ज्यादा, बियॉन्ड बुककीपिंग। आज समाज में कई लोग सोचते हैं कि अकाउंटेंट सिर्फ एक ग्लोरीफाइड बुककीपर, एक शानदार मुनीम है। यह कॉन्सेप्ट, अवधारणा रॉन्ग, गलत है। बुककीपर, मुनीम, इनका काम पास्ट, अतीत के लेन देन को रिकॉर्ड दर्ज करना है। ये काम अब ज्यादातर सॉफ्टवेयर और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेते हैं। मॉडर्न अकाउंटेंट, आधुनिक लेखापाल, इनका काम स्ट्रैटेजिस्ट, रणनीतिकार और एडवाइजर, सलाहकार का है। वे डेटा का इस्तेमाल करके मैनेजरों को बताते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। वे फाइनेंशियल डेटा को एक स्टोरी, कहानी में बदलते हैं ताकि सबसे अच्छे डिसीजंस लिए जा सकें। याद रखें, एक अच्छा अकाउंटेंट सिर्फ मैथ, गणित नहीं करता, वो कंपनी का नेविगेटर, नाविक होता है जो सही रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करता है। यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का असली और सबसे पावरफुल, शक्तिशाली काम है।